हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश से 2023 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किए हैं तो तैयारी कर रहे होंगे, और जो स्टूडेंट अभी एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो अभी इसकी डेट जो है 18 मई तक है। तो अभी आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और जितने भी उत्तर प्रदेश में यूपी में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हों या प्राइवेट कॉलेज हों बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए, तो आप बीएससी नर्सिंग कोर्स इसी के माध्यम से आप करेंगे। आप अच्छे नंबर लेके आएंगे तो बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से कर लेंगे। अगर क्वालिफाई मार्क सिर्फ लाएंगे तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। कितने नंबर लाने हैं इसके पहले मैंने वीडियो में बताई थी। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग नर्सिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि, और ये वीडियो नंबर 5 है। 4 वीडियो नर्सिंग एप्टीट्यूड की बन चुकी है। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। नर्सिंग देखिए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है अर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ। अर्थराइटिस जो होता है ये किसका डिजीज है। अब ये क्वेश्चन बताना है कि अर्थराइटिस इज ये डिजीज ऑफ। अर्थराइटिस जो होता है वो स्किन की डिजीज है, किडनी का डिजीज है, लीवर का या जॉइंट का। तो अर्थराइटिस में क्या होता है ना, इसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है, पेन होने लगता है, जॉइंट पे ज़्यादातर ये होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अर्थराइटिस इज द डिजीज ऑफ जॉइंट। काफ़ी लोग सुने भी होंगे गांव में कि मेरे घुटने में दर्द है, तो उस अर्थराइटिस हो जाती है। अर्थराइटिस काफ़ी चीज़ों से होती है, क्रिएटिन लेवल बढ़ जाता है और चीज़ें। इसमें देखिए अर्थराइटिस के बारे में कुछ चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए ताकि आपको अर्थराइटिस क्लियर हो जाए। जैसे देखिए अर्थराइटिस क्या है। अर्थराइटिस द मेन सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस आर द सोइलिंग एंड टेंडरनेस। ये देख लीजिए, सोइलिंग आ जाती है और टेंडरनेस आ जाती है जॉइंट में। द अदर सिम्टम्स ऑफ अर्थराइटिस आर जॉइंट पेन। देख लीजिए, सोइलिंग भी हो जाती है, सूजन जो हो जाती है और पेन भी होने लगता है, एंड स्टिफनेस हो जाती है, मतलब टाइटनेस हो जाती है। आप पैर जैसे फैलाने पे भी घुटनों में दर्द होती है। जितने भी जॉइंट होते हैं शरीर में सभी जगह अर्थराइटिस हो सकता है। हुईज टिपिकली बिकम वर्सन विथ एज। ये एज के अनुसार ज़्यादातर आती है, जैसे जैसे एज बढ़ता है उसी अनुसार ये ज़्यादातर आती है, या फिर डिफिशियंसी किसी चीज़ की हो जाए वो तो अलग चीज़ है। अर्थराइटिस अकर्स व्हेन एवर बॉडी इम्यून सिस्टम अटैक द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये अर्थराइटिस क्या चीज़ हो जाती है। अर्थराइटिस में ज़्यादातर होता है इम्यून सिस्टम जो है ये वीक होने लगता है, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। फिर बॉडी की जो सेल्स होती है ना, खुद की सेल्स को क्या करने लगती है, अटैक करने लगती है उस पर। देयर आर टू मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्थराइटिस कितने प्रकार के होते हैं। तो ज़्यादातर मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस 2 प्रकार के होते हैं। एक ऑस्टियो अर्थराइटिस होता है, एक रिमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ अर्थराइटिस, ज़्यादातर यही ऑस्टियो अर्थराइटिस देखने को मिलता है। और ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और अच्छे से देख लीजिए रिमेटॉइड अर्थराइटिस किसको बोलते हैं। तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है ये क्या करता है ना, कॉज ड्यू टू अटैक ऑफ इम्यून सिस्टम पार्ट ऑफ बॉडी। रिमेटॉइड अर्थराइटिस वो अर्थराइटिस होते हैं जिसमें बॉडी की सेल्स खुद की सेल्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, मारने लगती है, उसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, मैक्सिमम टाइम ऑफ हैंड हाइजीन। अब ये देखिए, मैक्सिमम टाइम आपको हैंड हाइजीन, जब हाथ को धुलते हो, हाइजीन करते हो, तो कितना समय, मैक्सिमम टाइम बताना है कितना समय लगता है। 90 सेकंड लगेगा, या फिर 20 से 30 सेकंड लगता है, या 1 मिनट लगता है, 2 मिनट लगता है। तो क्वेश्चन बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये देखिए 20 to 30 सेकेंड आपका मैक्सिमम टाइम ऑफ हैंड हाइजीन का होता है। तो इसमें 20 to 30 सेकेंड, तो ऑप्शन नंबर आप सेकेंड लगाएंगे। जो स्टेप है हैंड हाइजीन के, ये देखिए, अस्थमा इज ए क्रोनिक डिसऑर्डर दैट काज। अस्थमा एक बीमारी है, ये देख लीजिए रिस्पायरेटरी बीमारी है। तो इसमें अस्थमा में ज़्यादातर ये भी एज के अकॉर्डिंग ही आती है। जैसे जितना ज़्यादा 60+ हो जाते हैं तो अस्थमा ज़्यादा होने का चांस रहता है। अब अस्थमा एक क्रोनिक डिसऑर्डर, क्रोनिक मतलब लंबे समय तक ये चलने वाली बीमारी है, क्रोनिक मतलब काफ़ी समय से। और ये बीमारी जो होती है ये निमोनिया, सिकनेस, हार्ट ब्लॉक, तो इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट रेट किस की वजह से क्या कारण होता है कि अस्थमा क्रोनिक डिसऑर्डर हो जाती है। अस्थमा का मेन निमोनिया नहीं, उसमें क्या होता है, एयरवे जो होता है आपका उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब आपका सोइलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है, तो इसकी वजह से अस्थमा हो सकता है। तभी तो ब्रोंकियोडायलेटर दिया जाता है ना, ब्रोंकियोडायलेटर मेडिसिन प्रोवाइड की जाती है। ये देखिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम एंड मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस।
अब ये देखिए आपको GCS पहले पता होना चाहिए। तो ये ग्लास्कोमा स्केल है। ग्लास्कोमा स्केल एक टेस्ट टाइप है। तो ये जैसे कोई मान लीजिए ब्रेन में कहीं एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो ब्रेन में इंजरी हो जाती है, हल्का सा चोट लग जाता है, तो ग्लास्कोमा स्केल टेस्ट किया जाता है, ग्लास्कोमा स्केल। अब इसमें मिनिमम 1 नंबर होता है और मैक्सिमम जो ग्लास्कोमा टेस्ट करते हैं तो मिनिमम और मैक्सिमम नंबर कितना होता है, तो ये देखिए 3 जो नंबर होता है वो मिनिमम होता है। इसमें जब ग्लास्कोमा स्केल टेस्ट किया जाता है ना तो मिनिमम नंबर 3 आएगा और मैक्सिमम जब नंबर आएगा वो 15 आता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन एग्जैक्ट करेक्ट करेंगे। ये देखिए कुछ चीज़ें आप ग्लास्कोमा के बारे में अच्छे से देख लेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए ग्लासगो कोमा स्केल, ग्लासगो कोमा स्केल इज द स्कोरिंग सिस्टम यूज्ड टू डिस्क्राइब द लेवल ऑफ, ये देख लीजिए, कॉन्शियसनेस इन पर्सन हैविंग ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। किसी भी ब्रेन इंजरी किसी भी पर्सन का हो जाता है तो कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए इट इज़ यूज्ड टू रूल आउट द लेवल ऑफ एक्यूट ब्रेन इंजरी। तो ये टेस्ट किया जाता है। जैसे देखिए द मिनिमम स्कोर ऑन ग्लासगो कोमा स्केल इज 3। मिनिमम नंबर जो होता है ग्लासगो कोमा स्केल का वो 3 होता है। और डीप कोमा फॉर ब्रेन डेड स्टेट, अगर मिनिमम नंबर आता है ना तो ये समझिए कि वो कोमा में वो पेशेंट चला गया और उसका ब्रेन जो है डीपली डेड हो गई है, तो ये चीज़ हो जाता है, मतलब ब्रेन डेड हो गया है और डीप कोमा में वो चला गया है। और मैक्सिमम स्कोर अगर 15 आता है तो व्हिच इंडिकेट द फुली अवेक पेशेंट, तो मतलब पेशेंट थोड़ा सही है। ये देखिए कंपोनेंट ग्लासगो, ये देखिए ग्लासगो कोमा स्केल में टेस्ट क्या करते हैं भाई, कैसे पता करते हैं, उसकी आई ओपनिंग करा के देखते हैं, उसका मोटर रिस्पांस देखते हैं, उसका वर्बल रिस्पांस, वर्बल मतलब उसका देखते हैं कि वो बोल पा रहा है कि नहीं, से सुन पा रहा है, बोल पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ वर्बल में देखते हैं। और मोटर रिस्पांस में उसको टच करके देखते हैं कि रिस्पांस कुछ देगा कि नहीं, और आई ओपनिंग करके देखते हैं। तो ये 3 चीज़ें चेक करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काज परनीसियस एनीमिया। परनीसियस एनीमिया एक बीमारी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी विटामिन है, क्या कौन सी विटामिन है कि जो जिसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, परनीसियस एनीमिया हो जाती है। तो विटामिन बताना है। तो बताइए परनीसियस एनीमिया कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन 6 लास्ट ऑप्शन दिया गया है, लेकिन आप इस पर नहीं लगाएंगे, आप विटामिन B12 पे लगाएंगे, जो कि ऑप्शन एकदम करेक्ट है। परनीसियस एनीमिया में क्या होता है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लगाएंगे। और ये देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। सोर्स ऑफ विटामिन B12 आर, B12 अगर विटामिन लेना है ज़्यादातर मात्रा में तो उसका सोर्स क्या है, उसको आप क्या चीज़ यूज करेंगे, तो कौन से सोर्स से विटामिन B12 सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, मशरूम, ग्रेन्स और नट्स में, डेयरी प्रोडक्ट एंड ईस्ट से, या फिर 3rd ऑप्शन कह रहा है ब्रेड, राइस एंड ब्रोकली एंड बीन से। तो इसमें ऑल ऑफ दीज भी ऑप्शन दे रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन गलत करने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर ऑल ऑफ दीज आप लगाएंगे ही, लेकिन ये नहीं सही होगा। ये इसमें सही है डेयरी प्रोडक्ट एंड ईस्ट में, क्योंकि राइस में आपका विटामिन B12 तो नहीं मिलेगा ना, तो यही गलत हो जाती है चीज़ें, कुछ चीज़ें। तो इसमें ऑप्शन नंबर आप कौन सा लगाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट, 2nd ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है और मैं भी ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। नाइट ब्लाइंडनेस इज काज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विटामिन। नाइट ब्लाइंडनेस काज होता है, किसके कारण होता है, किस विटामिन की डिफिशियंसी से। तो नाइट ब्लाइंडनेस की अगर बात करेगा तो विटामिन आप ए लगाएंगे। और देखिए एक कुछ क्वेश्चन आपको इसमें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफिशियंसी ऑफ व्हिच विटामिन काज स्कर्वी डिजीज। स्कर्वी डिजीज जो होती है, स्कर्वी एक बीमारी होती है, स्कर्वी। अब ये स्कर्वी जो होती है ये क्या चीज़ होती है, जो बीमारी होती है किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए है, विटामिन B6 है, और आपका 3rd ऑप्शन विटामिन के है, और 4th ऑप्शन जो है आपका विटामिन सी है। तो आपका 4th ऑप्शन ही करेक्ट है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। ये देखिए हाँ, इस चार्ट की मैं बात कर रहा था, ये चार्ट आप अच्छे से देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए ये देखिए मैं इसका आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपके विटामिन्स के नेम दिए गए हैं, यहाँ पे विटामिन्स का केमिकल नेम दिया गया है, और यहाँ पे अगर इन विटामिन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये देखिए विटामिन ए, अगर विटामिन ए का केमिकल नेम पूछता है तो आप रेटिनॉल लगाएंगे, और अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस ये आँख की बीमारी है, आई की बीमारी है।
नेक्स्ट में ये देखिए, नेक्स्ट विटामिन बी वन का नाम है थियामीन है। देखिए एक थाइमीन भी होता है। क्वेश्चन एक बार गलत कराया था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया था, मतलब समझदारी वाला क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। एक बार बोला था विटामिन बी वन का नाम बताइए, उसमें थियामीन भी दिया था और थाइमीन भी दिया था। काफ़ी स्टूडेंट थाइमीन भी लगाए थे। तो थाइमीन भाई वो क्या होता है, एक आपका जब एडेनिन ग्वानिन वहाँ पढ़ेंगे ना तो एक बेस होता है, तो ये नहीं लगाएंगे। तो आप थियामीन THI है, यहाँ पे THY है, तो ये अच्छे से देख लीजिएगा। विटामिन बी वन का नाम थियामीन होता है और अगर इसकी कमी हो जाती है तो बेरी हो जाता है। यार विटामिन के ऊपर मैं ना एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आप देख के ज़रूर जाइएगा अगर आप एग्ज़ाम देने जाना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक डालने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ये देखिए विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो स्कर्बी, जो मैंने अभी क्वेश्चन कराया था। विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी के और काफ़ी नाम होते हैं, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स बीमारी किस में होती है, बच्चों में होती है, चाइल्ड में होती है। और ऑस्टियोमलेशिया भी बीमारी हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया जो होती है ये एडल्ट में होती है। तो ये चीज़ें भी पूछी गई हैं क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो विटामिन के है उसका जो केमिकल नेम है फिल्लोक्यूनेन है, और अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्लॉटिंग ब्लड जो होती है, नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मान लीजिए कभी भी शरीर में कट लग जाता है ना तो ब्लड बहता रहेगा, ब्लड क्लॉट करेगा ही नहीं। अगर नॉर्मल कट लगता है तब की बात कर रहे हैं, तो ये नॉन क्लॉटिंग ब्लड होने लगता है। विटामिन B2 का नाम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है, और अगर इसकी विटामिन B2 की कमी हो जाती है तो क्रैकिंग ऑफ स्किन में क्रैकिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए हाँ ये भी देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया भाई, सब कुछ यहीं क्लियर कर लीजिए। विटामिन वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन का जो विटामिन होते हैं उसका डिस्कवर्ड किस साइंटिस्ट ने किया था, तो FG हॉपकिंस एकदम रट के चलिए। विटामिन डिस्कवर्ड पूछेगा तो हॉपकिंस लगाएंगे, और अगर टर्म विटामिन पूछेगा कि विटामिन के टर्म नाम किसने दिया था, टर्म किसने दिया था, तो आप फंक लगाएंगे। FUNK कब लगाएंगे, जब टर्म ऐसे आपको लग ही रहा है कि टर्म फंक, और ऐसे आप याद कर लीजिए। और ये देख लीजिए देयर आर 2 टाइप ऑफ विटामिन। भाई विटामिन जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि 4 ऑप्शन देता है, उसमें एक ऑप्शन में रहता है क्वेश्चन पूछता है कि फैट सॉल्युबल विटामिन इन चारों में से कौन सा है, और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, और ऑप्शन में आपको दिखते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन आपको मैंने बताया था KEDA, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कीड़ा के विटामिन के, ये देखिए विटामिन के दिया गया है, विटामिन ई दिया गया है, विटामिन डी दिया गया है, विटामिन ए। तो ये क्या होते हैं, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और वाटर सॉल्युबल विटामिन आपका विटामिन बी होता है, और इसमें सी। ये 2 विटामिन जो होते हैं वाटर सॉल्युबल, वाटर में घुल जाते हैं। तो ये अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। ये देख लीजिए, ये भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी, जो नेचुरल सोर्स होता है विटामिन डी का वो क्या क्या होता है, तो सनलाइट भी होता है। सनलाइट से भी हमको विटामिन डी मिलता है, कहते नहीं है धूप में चलो विटामिन डी लेते हैं, तो ये भी चीज़ कहते हैं। फिश मछली से भी मिलता है, एग अंडे से भी मिलता है, और मशरूम से भी मिलता है विटामिन डी। तो ये चीज़ अच्छा क्वेश्चन सभी थे। 10 क्वेश्चन इसमें, 10-5 क्वेश्चन तो इसमें आपके हो ही गए। ये देखिए डिफिशियंसी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन काज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया की किस भी विटामिन की कमी हो जाती है, तो विटामिन B12, मैंने एकदम डिस्कस भी किया है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रोटीन डिफिशियंसी डिजीज इन चिल्ड्रेन। क्वेश्चन पूछता है कि अगर प्रोटीन की मात्रा, प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों में, तो कौन सी डिजीज़ आपको देखने को मिलती है। प्रोटीन की कमी हो जाने से कौन सी डिजीज़, कौन सी बीमारी बच्चों में देखने को मिलती है, तो यहाँ देखिए क्वाशरकोर दे रहा है, मेरेस्मस दे रहा है, और ग्वाइटर दे रहा है। और यहाँ पे 4th ऑप्शन भाई ए कह रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन भी सही है और सेकंड भी। तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, आप 4th ही ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ पे गलत करने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट ना प्रोटीन की डिफिशियंसी देखते हैं तो क्वाशरकोर लगा के बस निकल जाते हैं। भाई क्वाशरकोर इसकी भी कमी से होता है। क्वाशरकोर अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है
तो मरसमस भी होता है, बस मरसमस में कैलोरी भी जुड़ जाती है। अभी नीचे आइए एकदम, आप ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट करिए और नीचे एकदम क्लियर करिए अपने आप अपने कॉन्सेप्ट को। ये देखिए, इसको कहते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन रिफर्स टू डिजीज काज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन जो डिजीज होती है वो प्रोटीन और कैलोरी से कमी के वजह से होती है। ये देखिए, इट हैज़, ये देख लीजिए अच्छे से, इसको जूम करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया है इट हैज़ लॉस ऑफ 10% और मोर बॉडी वेट विथ 6 मंथ। 6 मंथ में क्या कर जाता है, लॉस कर जाता है बॉडी 10%। और ये देख लीजिए एल्ब्यूमिन लेवल, आप यहाँ से देखिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। क्वासर कोर इज द काज ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। क्वासर कोर ओनली, सिर्फ क्वासर कोर पूछता है कि क्वासर कोर किस प्रोटीन की किसकी कमी से होता है, तो आप प्रोटीन ओनली लगाएंगे। डाइट में प्रोटीन की कमी हो जाने से क्वासर कोर हो जाता है। दिस डिजीज काज इन चिल्ड्रेन, और ये बच्चों में होता है। और ये किस एज में होता है, 1 से लेके 5 साल तक जब बच्चा होता है तो उसको क्वासर कोर बीमारी हो सकती है, और ज़्यादातर होती भी है बच्चों में, क्योंकि प्रोटीन की डिफिशियंसी। और अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि मरसमस बीमारी जो होती है किसकी कमी से होती है, बॉडी में क्या चीज़ कमी हो जाती है, तो आप ये देखिए सीबीएस केस ऑफ माल न्यूट्रिशन करेक्टराइज बाई प्रोटीन एंड एनर्जी। ये आप एनर्जी मीन्स कैलोरी कभी कभी देता है, तो ये देख लीजिए। मरसमस पूछेगा तो प्रोटीन और एनर्जी दोनों। और अगर मरसमस ऐसे याद करिए ना, मरसमस में मर जाएगा बच्चा, मरसमस में मर जाएगा तो सभी चीज़ की कमी हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी और एनर्जी की कमी हो जाएगी। और क्वासर कोर पूछता है तो सिर्फ प्रोटीन लगाएंगे, इस हिसाब से याद करेंगे तो हो जाएगा। ये देखिए अच्छे से देख सकते हैं ये सब चीज़ें। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये भी दिया गया, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोटीन डिफिशियंसी, क्वासर कोर मरसमस। क्वासर कोर प्रोटीन की डिफिशियंसी से, मरसमस प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी से। और यहाँ पे एक आपको दिखाया भी गया है, ये देख लीजिए, ये आपका जो ये बच्चा एक है छोटा सा जिसको मरसमस हो गया है, न्यूट्रिशनल मरसमस हो गया है। इसमें वेरी अंडर वेट में, बच्चा अंडर वेट में चला जाता है। और हेयर में भी नॉर्मल है, मेन फेस एनेक्सियस लुक आपको देखने को मिलेगा। और जो इसके मसल्स होते हैं वो एकदम पतले हो जाते हैं, थिन हो जाती है। और नो एडमा, कोई एडमा देखने को, सोइलिंग कोई देखने को मिलती नहीं है, सिर्फ इसमें बोन ही दिखता है, शरीर में मांस एकदम पूरा गायब हो जाते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन आर विटामिन्स, अभी मैंने बताया था कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स कौन से विटामिन होती है, मैंने बताया था कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लगाइए और बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, इसमें जो चीज़ें दी गई हैं वही सब चीज़ें हैं कि मैंने जो बताया था। ये एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं। विटामिन्स आर न्यूट्रिएंट, देखिए क्वेश्चन जहाँ से पूछा जाता है ना, क्वेश्चन सभी क्वेश्चन वहाँ से देखने चाहिए। देखिए कल अभी वीडियो, ये क्यों अभी वीडियो में मॉर्निंग में इसको बना रहा था, वैसे डेली मेरी वीडियो जो है मॉर्निंग में 7 AM पे मैं अपलोड करता हूँ, लेकिन आज मैं नहीं कर पाया क्योंकि कल क्या था, कल जो मेरी ड्यूटी लगी थी यहाँ इटावा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे, तो मैं शाम को आया 3-4 बज गया था, 4 बज गया था, 4 बज गया। फिर 4 बजे से मैं स्टेडियम चला गया, इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कि मैं लाइव भी आया था, यूट्यूब पे आपको बताया भी था, लाइव भी आया था, दिखाया था एकदम स्टेडियम पूरा, आप भी। तो ये चीज़ हो गया, तो कल वीडियो बन नहीं पाए, तो बिजी शेड्यूल मेरा भी रहता, कैसे कैसे टाइम करके मैं आपको ये सब चीज़ें करा रहा हूँ। तो आप उसका फ़ायदा लें, अच्छे से पढ़ाई करें, और जितना फिजिक्स भी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड और जीके मैं एकदम अच्छे से करा रहा हूँ। अभी देखिए, अभी मॉडल पेपर भी मैं लेके आने वाला हूँ, मॉडल टेस्ट पेपर जो है पूरा, उसमें सब पूरा रहेगा, तो अभी वो भी करा दूंगा। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन अभी रिवीजन भी करा दे रहा हूँ कुछ वीडियो में। और नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके और इंग्लिश तो अभी नहीं करा रहा हूँ, अभी देखिए क्वेश्चन मिलेगा तो करा देंगे। अब इसमें देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछता है देयर आर 30 एसेंशियल विटामिन A, D, E, K व्हिच आर फैट सॉल्युबल विटामिन। जो 13 एसेंशियल विटामिन होते हैं, उसमें इतने विटामिन आपके क्या होते हैं, एसेंशियल विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। और विटामिन सी एंड बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप व्हिच आर वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग देख लिए हैं। ये देख लीजिए, ईच विटामिन हैज डिस्टिंक्ट रोल इन कीपिंग योर हेल्दी, प्रत्येक विटामिन का एक अपना रोल होता है हेल्दी के लिए। ये देखिए, सम विटामिन डिफिशियंसी डिजीज,
कुछ विटामिन हैं कि जिसकी कमी से बीमारी जो हो जाती है। तो ये आप देख लीजिए अच्छे से, क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। विटामिन ए डिफिशियंसी से ब्लाइंडनेस हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा ही गया है। विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो बीमारी बेरी बेरी हो जाती है। विटामिन C की कमी हो जाती है तो स्कर्वी डिजीज हो जाती है। विटामिन D की कमी हो जाएगी तो रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स में बच्चों में होता है और इसमें बोन एबनॉर्मलिटीज होने लगती है। और अगर विटामिन E की कमी हो जाती है तो आपका न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लगते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। विटामिन के डिफिशियंसी हो जाती है तो ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स होने लगती है। ये देखिए, ये आपका टिक्स दिया गया है जो मैंने बताया था, फैट सॉल्युबल विटामिन के KEDA, कीड़ा आप अच्छे से याद कर लीजिए। विटामिन के, विटामिन E, विटामिन D, विटामिन A फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। व्हिच विटामिन डिफिशियंसी में काज नाइट ब्लाइंडनेस। अभी देखिए आएगा ब्लाइंड, कभी कभी ब्लाइंडनेस देता है, कभी डायरेक्ट ब्लाइंडनेस दे देगा, कभी नाइट ब्लाइंडनेस देगा। तो आप विटामिन क्या लगाएंगे, विटामिन आप कौन सा विटामिन लगाएंगे, विटामिन A लगाइएगा। विटामिन K, C, E ये सब मत लगाइएगा, विटामिन A रेटिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, विटामिन होते क्या हैं। विटामिन के काफ़ी क्वेश्चन भाई हम लोग देख लिए। तो विटामिन होता क्या है यार। विटामिन जो होते हैं, विटामिन जो होते हैं वो कार्बोनिक एसिड होते हैं। इनकार्बोनिक एसिड या लिविंग ऑर्गेनिज्म या नन ऑफ दीज। तो इस पे ज़्यादातर स्टूडेंट थर्ड ऑप्शन लगाएंगे, नहीं, कार्बोनिक कंपाउंड होते हैं जो विटामिन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट लगाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन अच्छा ये भी है, इन व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ C कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का अगर आपको फार्मूला पता होगा ना, तब ये क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फार्मूला होता है ये होता है, जनरल फार्मूला होता है। अब जैसे यहाँ पे एन जो लगा है ना, एन पे आप 6 रखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। यहाँ पे 12 रखेंगे तब भी कार्बोहाइड्रेट आता है। तो इस हिसाब से तो ये देखिए, इसमें आप रख लीजिए जो मैंने बताया था CH2 और O। अब इसमें देख लीजिए, एक कार्बन आपका है और 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो 1 1 2 1। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको दिखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है ये। तो फर्स्ट ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। ये देख लीजिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन जब बनाएगा कि कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन में कार्बन दे दिया, सेकंड में हाइड्रोजन, थर्ड में ऑक्सीजन और फोर्थ में ऑल ऑफ दीज दे देगा। तो ऑल ऑफ दीज आप सही लगाएंगे। ये देखिए, द स्टिचियोमेट्रिक फार्मूला इज, ये देख लीजिए CH2ON ये हो जाता है। दी रेशियो 1 कार्बन, इसमें 1 कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो वही चीज़ है, 1:2:1 रेशियो आपका हो जाएगा। व्हिच विटामिन सी इज नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग। अब ये क्वेश्चन तो आप एकदम आसानी से ये सब क्वेश्चन निकालेंगे चुटकियों में। ब्लड क्लॉटिंग में कौन सी विटामिन जो होती है वो नेसेसरी होती है, आवश्यक होती है। विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन के। तो आप फोर्थ ऑप्शन विटामिन के लगाइए। और ये देख लीजिए, विटामिन के जो होती है ये फिलोक्विनोन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल, K2 और K3। विटामिन के जब पढ़ेंगे ना तो उसमें विटामिन K1, विटामिन K2, विटामिन K3, इसमें 3 कंपाउंड में बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ये देख लीजिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि पूछता है कि दी ड्रग, वो दवा बताइए दैट रिलीव ईचिंग। ईचिंग क्या चीज़ होती है, ईचिंग मतलब खजुलाहट जो होने लगती है शरीर में, इसको क्या बोलते हैं, एलर्जी जब होने लगती है। एलर्जी जैसे होने लगेगी एलर्जी, तो एलर्जी में क्या होती है, एलर्जी में खजुलाहट शरीर में होने लगती है, ईचिंग होने लगती है। अगर उसको रिलीव करना है, मतलब उसको दूर करना है, तो कौन सी मेडिसिन देते हैं, एंटी प्यूराइटिक्स देते हैं या एंटीसेप्टिक देते हैं या फिर एंटी स्पास्मोडिक्स देते हैं या फिर एंटी ट्यूसिप देते हैं। तो ये भी नहीं, एंटी स्पास्मोडिक का कोई काम नहीं है। एंटीसेप्टिक आप लगा सकते हैं, उस पर दवा नहीं होती है। तो एंटी आप प्यूराइटिक्स देंगे। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही लगाएंगे। एंटी प्यूराइटिक्स में कौन सी दवा आती है, उसका केमिकल में एंटी हिस्टामाइन आता है। यहाँ पे एंटी हिस्टामाइन भी दे सकता था, ANTINTHISTA, एंटी हिस्टामाइन, एंटी हिस्टामाइन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए,
हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन। भाई काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज़ द फादर ऑफ मेडिसिन, कौन से साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट क्या, किसके जो फादर ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन के फादर पिता थे, उनको किसको कहा जाता है। तो भाई हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। हिप्पोक्रेट्स का एकदम एक मनाया जाता है, सेलिब्रेशन किया जाता है हिप्पोक्रेट्स। तो मेडिसिन, फादर ऑफ मेडिसिन कौन थे, हिप्पोक्रेट्स थे। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। जो आपका 11th एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे ना, तो 11th एनसीईआरटी में एक एंडोक्राइन हार्मोन वाला आता है चैप्टर, एकदम लास्ट चैप्टर है वो चैप्टर। मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा, वैसे क्वेश्चन मैं कराया हूँ उसका, उस चैप्टर का, लेकिन एक वीडियो उस पर जरूर लाऊंगा। वहाँ से क्वेश्चन 100% आपके पूछे ही जाएंगे क्योंकि वहाँ पर जितने भी ह्यूमन हार्मोन जितने होते हैं सबके बारे में कुछ ना कुछ चीज़ें दी गई हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन आपका आएगा ही। तो वो अभी मैं करा दूंगा एक वीडियो में, वैसे मैं कराया हूँ उसका, लेकिन अभी भी करा दूंगा। ये देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज आल्सो नोन एज इमरजेंसी हार्मोन। इसमें से किसको इमरजेंसी हार्मोन कहा जाता है, कॉर्टिसोल को, ग्रोथ हार्मोन को, या प्रोलैक्टिन को, या फिर आपका एड्रीनालिन को। एड्रीनालिन, तो इसमें जो इमरजेंसी हार्मोन होता है ना, वो एड्रीनालिन ही होता है। अगर देखिए एड्रेनालिन कब दिया जाता है, जब हार्ट बीट, मान लीजिए किसी पेशेंट की कोई भी बीमारी हो या फिर एक्सीडेंट हो गया है, मैंने खुद ये एड्रेनालिन लगाया है। एड्रेनालिन जो होता है, ये एड्रेनालिन लगाने के बाद हार्ट बीट कितना भी बीट, मतलब हार्ट की रेट एकदम कम हो गई है, 10-20 पे आ जाती है, लेकिन एड्रेनालिन जो होता है ये देते हैं ना, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, 1 ml एम्पुल आता है। तो ये जब आता है ना, तो इसका एक एम्पुल इसमें देने के बाद ये समझिए कि पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ना 100% तय है। और एड्रेनालिन कभी भी डायरेक्ट इंट्रावेनस, डायरेक्ट आईवी नहीं देते हैं, इसको अगर देते हैं तो इन्फ्यूजन में देते हैं। जैसे NaS जो वाटर आता है, ग्लूकोज आप देखे होंगे, ग्लूकोज आता है अलग अलग, NaS के फॉर्म में आता है, RL में आता है, अलग अलग चीज़ें में आता है NaS। तो NaS में इसको डाइल्यूट करके तभी देते हैं, धीमे धीमे ड्रिप करके आईवी के थ्रू चढ़ाते हैं इंट्रावेनस। ऐसा नहीं है कि आप उसमें भरे इंजेक्शन में और डायरेक्ट आईवी लगा दिए, नहीं, हार्ट बीट इतना अधिक बढ़ जाएगा, 200 प्लस हो जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो ये चीज़ है। तो इमरजेंसी अगर हार्मोन की बात करेंगे तो एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन की इंजेक्शन फॉर्म में भी आती है। ये देखिए, एंटीबायोटिक्स आर इफेक्टिव अगेंस्ट, एंटीबायोटिक्स जो होता है किसके अगेंस्ट काम करेगा, डेंगू फीवर के, कॉलरा के, इन्फ्लुएंजा की, हेपेटाइटिस से। तो एक चीज़ मैं बता दूं ना, जो एंटीबायोटिक्स जो अभी जैसे मान लीजिए आपको कॉमन कोल्ड हुआ है और आपको सर्दी लग गई है, कॉमन कोल्ड हुआ है, नॉर्मल बीमारी, मतलब 3-4 दिन आप रिलैक्स करेंगे, गर्म गर्म पानी पियेंगे, ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, झोला छाप डॉक्टर गाँव में जो होते हैं, तो वो तुरंत आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। भाई एंटीबायोटिक्स देने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपका जो वो प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी, तो कॉमन कोल्ड और जाम हो जाएगा, तो सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या होगा, ये कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज़ है, और वायरस जो होता है ना, कभी एंटीबायोटिक से मरता ही नहीं है, डेथ वायरस की नहीं होती है, तो क्या बीमारी कैसे ख़त्म होगी। बस ये चीज़ है कि आप एंटीबायोटिक से जो बैक्टीरियल बीमारी होती हैं उसको आप कम कर सकते हैं। तो एंटीबायोटिक इफेक्टिव किसके, डेंगू फीवर क्या है, वायरल डिजीज़ है, कॉलरा कैसी डिजीज़ है, इन्फ्लुएंजा वायरल डिजीज़ है, हेपेटाइटिस तो आपका वायरल डिजीज़ वायरस के थ्रू होते ही हैं, लेकिन कॉलरा में आप एंटीबायोटिक्स जो होती है इफेक्टिव हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाएंगे। अच्छे से क्वेश्चन देख लीजिए और यहाँ पे आप वो चीज़ें पढ़ सकते हैं। ये देखिए, एंटीबायोटिक्स आर स्ट्रांग मेडिसिन होती है दैट ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल के थ्रू जो इन्फेक्शन हुआ होगा उसको ख़त्म कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ओंट्स मतलब डज नॉट ट्रीट वायरल इन्फेक्शन, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं एंटीबायोटिक्स से सही नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं, दे कैन नॉट किल वायरस, ये वायरस को मार नहीं सकता। सो एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट वायरस, वायरस पे कोई इफेक्ट नहीं होता। दे अटैक द डिजीज प्रोसेस बाय डिस्ट्रॉइंग द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियम एंड दे एबिलिटी टू डिवाइड आर रिप्रोड्यूस। दे प्रिवेंट बैक्टीरिया फ्रॉम मेकिंग सेल वॉल, बैक्टीरिया पे क्या इफेक्ट करता है, जो उसकी सेल वॉल होती है ना बैक्टीरिया की, उसको बनने नहीं देता या फिर उसको मार देता है बैक्टीरिया को। अब देख लीजिए, ये तो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप नोट कर सकते हैं। ये देखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपको पैथोजन दिया गया है। पैथोजन क्या होता है, पैथोजन
डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म, जो डिजीज काज करते हैं उसको पैथोजन बोलते हैं, और इधर बीमारी दिया गया है। जैसे देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ क्या काज करता है, मलेरिया काज करता है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, मलेरिया पूछेगा, मलेरिया को कौन काज करता है, प्रोटोजोआ देगा, बैक्टीरिया देगा, वायरस देगा, तो आप प्रोटोजोआ लगाएंगे। ये देखिए बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली बीमारी यहाँ पे दिया गया है। बैक्टीरिया के थ्रू कॉलरा होता है, टाइफाइड होता है, ट्यूबरकुलोसिस होता है, प्लेग होता है, रिंगवार्म नहीं, रिंगवार्म तो फंजाई के थ्रू होती है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे फंजाई के थ्रू कौन सी बीमारी होती है, रिंगवार्म, टीनिया, और यही 2 बीमारी दिया गया है। अगर वायरस के से पूछेगा कि वायरस के थ्रू होने वाली बीमारी कौन सी होती हैं, तो एड्स होता है, कॉमन कोल्ड होता है, हेपेटाइटिस बी एंड ए होता है, पोलियो होता है, इन्फ्लुएंजा ए एंड बी होता है, और डेंगू फीवर होता है। और काफ़ी वायरस और बैक्टीरिया की बीमारी होती हैं, ऐसा नहीं कि इतने ही हैं। काफ़ी वीडियो में सब डिस्कस किया हूँ, जब पढ़ेंगे तो सब चीज़ें मिलती जाएंगी। कोई भी क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा नहीं जो मैं डिस्कस नहीं किया हूँ, मतलब अनंत तो नहीं किया हूँ, लेकिन सभी कवर किया हूँ लगभग। ये व्हाट इज डाउन सिंड्रोम। अब डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा कॉपी या क्रोमोसोम नंबर 19 एक्स्ट्रा कॉपी हो जाती है। एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, यहाँ देख लीजिए 21 लिखा गया है, तो यहाँ एक्स्ट्रा लिखेगा, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, तो डाउन सिंड्रोम आप लगाएंगे। डाउन सिंड्रोम में यही प्रॉब्लम होने लगती है, तो थर्ड ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, तो ये भी आप अच्छे से देख लीजिए। व्हेन बॉडी मास इंडेक्स BMI जिसको बोलते हैं, बॉडी मास इंडेक्स इज लेस देन 18.5, अगर आपका बॉडी मास 18.5 से कम हो जाता है तो बॉडी मास इंडेक्स तो क्या होता है। अब इससे ज़्यादातर बॉडी मास इंडेक्स जो होता है ये बच्चों में भी देखा जाता है और एडल्ट में भी देखा जाता है, भाई दोनों लोगों में देखा जाता है। तो यहाँ एडल्ट की बात कर रहा है, एडल्ट में बात कर रहा है, तो एडल्ट में BMI जो देखते हैं, बॉडी मास इंडेक्स देखते हैं। कभी भी BMI अगर निकाला जाता है ना, तो BMI कैसे निकालते हैं, एज के अकॉर्डिंग निकालते हैं। ये देखते हैं एज कितना है, उसकी हाइट कितनी है और उसका वेट कितना है, तो ये आप भी समझ सकते हैं। BMI अगर निकालना है तो एज पूछा जाता है। अगर मान लीजिए हमें किसी का BMI निकालना है, बॉडी मास इंडेक्स निकालना है, तो उस आएगा वहाँ पे हॉस्पिटल में, तो उसका हम पूछेंगे एज तुम्हारी कितनी है, एज पूछ लेंगे। फिर उसके बाद हाइट पूछ लेंगे कि हाइट कितनी है, हाइट नहीं पता रहेगा तो उसका वहाँ रहेगा, वो मेजर करेंगे। फिर उसके बाद उसका वेट करा लेंगे, वेट भी मेजर कर लेंगे, फिर उसके बाद कैलकुलेट करेंगे। तो अगर 18.5 से कम आता है तो ये समझ जाएंगे कि वो ओवरवेट है कि नॉर्मल वेट है कि ओबेसिटी है कि माल न्यूट्रिशन है, तो वो समझ जाएंगे कि माल न्यूट्रिशन है। तो आप फोर्थ ऑप्शन आप करेक्ट लगाएंगे। 18.5 से अगर कम है उसका BMI तो वो माल न्यूट्रिशन में होता है, कि उसको कमी है, माल न्यूट्रिशन है। देखिए अच्छे से समझ लीजिए। अगर ये देखिए, अगर यहाँ पे दिया गया है, कुछ डाटा दिया गया है, WHO के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्लासिफिकेशन है, बॉडी मास इंडेक्स, और इधर दिया गया है बॉडी वेट स्टेटस दिया गया है। अगर 18.4 से एंड इसके कम रहेगा तो वो अंडर वेट में आएगा भाई। और ये देखिए तो वहाँ 18.5 से कम हो रहा था तो आप माल न्यूट्रिशन में उसको रखेंगे। और अगर 18.5 से 24 के बीच में है, 24.9, तो वो एकदम हेल्दी है, एकदम स्वस्थ है। और 25 से 29 के ऊपर है तो ये समझिए कि मतलब इसके बीच में है, 25 से लेके 29.5, तो वो ओवरवेट है। और अगर 30 से वो अबव है ना तो एकदम मोटा है, वो ओबेस है। तो ये चीज़ हो जाता है। और फैक्टर, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो BMI को इफेक्ट करते हैं, बॉडी मास इंडेक्स को। जैसे जेनेटिक फैक्टर हो गया, जेनेटिक फैक्टर के थ्रू वो मोटा हो सकता है, पतला भी हो सकता है। लाइफ स्टाइल के थ्रू, हमेशा वो जंक फूड खाएगा तो मोटा ही हो जाएगा, और कुछ भी नहीं खाएगा तो पतला हो जाएगा, और अगर हेल्दी डाइट खाएगा तो एकदम स्वस्थ रहेगा। ये देखिए साइकोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं कुछ, उसको हमेशा उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा। हम उसका मान लीजिए कोई मोटा है, उसको बार बार मोटा ही कहेंगे तो या वो पतला हो जाएगा और मोटा हो जाएगा। इकोनॉमिकल फैक्टर भी होता है भाई, अच्छा इकोनॉमिक्स तुम्हारा रहेगा, पैसा तुम्हारे पास रहेगा तभी तो आप जंक फूड खाएंगे, ज़्यादातर खाना खाएंगे, अच्छे अच्छे फ्रूट खाएंगे, तो ये भी इफेक्ट होगा BMI पे। ये सब चीज़ें होती हैं।
टोटल लंग कैपेसिटी इन न्यूबॉर्न, क्वेश्चन पूछता है कि छोटे बच्चों में जो टोटल लंग कैपेसिटी होती है तो वो कितनी होती है। आप 100 देगा, 350 देगा और 500 ml देगा। और फोर्थ ऑप्शन जब नीचे आएंगे ना 150 भी रहेगा, तो 150 ml आप लगाएंगे, क्योंकि न्यूबॉर्न जो होता है वो उसकी टोटल लंग कैपेसिटी होती है 150 ml की होती है। जो फेफड़ा होता है, लंग्स होता है, उसमें 150 ml ही वो अपना एयर जो होता है स्टोर कर सकता है। तो टोटल लंग कैपेसिटी की बात किया जाए तो 150 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डेज बिफोर मेंस्ट्रुअल एवोल्यूशन अकर्स। भाई मेंस्ट्रुअल एवोल्यूशन जो होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है उसमें के डेज बिफोर मेंस्ट्रुएशन जो होता है 3 to 5 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलती है, उसमें एवोल्यूशन जो होता है वो कितने दिन पे होता है। तो 28 डे हम लोग नॉर्मल मान के चलते हैं कि 28 डे पे मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होती है, फीमेल्स में होती है, मेल्स में नहीं होता है, पता भी होगा आपको। तो ये जो एवोल्यूशन पीरियड होता है ना, ये 28 के 14वें दिन पे, एकदम 14वें दिन पे एवोल्यूशन होता है। तो ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये देखिए मेंस्ट्रुएशन जो होता है क्या होता है। मेंस्ट्रुएशन में डिस्चार्ज ऑफ बॉडी ये जो ब्लड होता है, बॉडी फ्लूइड कंटेनिंग एंडोमेट्रियम सेल, जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम होती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ग्लैंडुलर सेल ग्लैंडुलर होती है, और यही टूट के निकलती है मेंस्ट्रुएशन। तभी तो कहते हैं मेंस्ट्रुएशन में जो ब्लड निकलता है वो गंदा होता है। भाई गंदा ही होता है, क्योंकि उसमें सेल्स होते हैं ना, तो काफ़ी सेल्स होते हैं, तो एंडोमेट्रियल टूट के निकलती है। ये देखिए, द एवरेज लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे बट वेरी फ्रॉम 21 to 35 डेज भी ये वेरी करती है। कभी शार्टर हो जाती है, कभी लॉन्गर हो जाती है। अगर 28 से कम हुआ तो वो शार्टर हो गया उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल, और अगर 28 से ज़्यादा हो गया तो उसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल लॉन्गर हो जाती है। तो ये चीज़ होता है। ये देखिए मीनार्ची, ये तो क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है कि मीनार्ची किसको बोलते हैं। मीनार्ची वोमेन्स फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन टिपिकली अकर्स अराउंड एज 12। अगर पहली बार जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है, पहली बार फर्स्ट टाइम जब शुरू होता है तो उसको मीनार्ची कहते हैं। और जब मेनोपॉज जब एकदम सीज हो जाता है, बंद हो जाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो उसको मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज में क्या होता है, वोमेन्स रिप्रोडक्टिव फेज कॉमनली अकर्स बिटवीन एज 45 to 55। यहाँ पे 45 से 55 दिया गया, कहीं 45 से 50 भी देता है, जो कि एनसीईआरटी में भी है। द एज ऑफ मेनोपॉज लार्जली द रिजल्ट ऑफ जेनेटिक्स। तो ये चीज़ हो जाती है। मेनोपॉज और मीनार्ची दोनों बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो मैंने एकदम अच्छे से समझा दिया है। तो ये देखिए एवोल्यूशन एक साइकिल आपको दिखा देते हैं, ये यहाँ से देख ले सकते हैं आप। तो इसमें क्या चीज़ होता है, इसमें फर्टाइल विंडो ये है, ये आपका ल्यूटियल फेज आता है, ये आपका पीरियड, ये पीरियड चलता है। देखिए 3 to 1 से 5 डेज जो ब्लीडिंग फेज होती है, पीरियड्स होते हैं। फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज आती है, ये फॉलिकुलर फेज ये चलती है, ये फॉलिकुलर फेज। यहाँ देखिए कलर को थोड़ा सा चेंज किया गया है 14 नंबर पे। यहाँ ओव्यूलेशन पीरियड ओव्यूलेशन फेज हो जाती है, जिसको फर्टाइल विंडो बोलते हैं। ये जो 12, 13, 14, 15, 16 होता है ना, 14 के 2 दिन पहले और 2 दिन बाद में, ये फर्टाइल विंडो होता है। ये सबसे बेस्ट होता है प्रेगनेंसी करने के लिए, प्रेगनेंसी अडॉप्ट करने के लिए। तो ये चीज़ हो जाता है। और ये देखिए ये ल्यूटियल फेज होती है, यहाँ से 17 से लेके 28 डे ल्यूटियल फेज होती है। तो ये चीज़ हो जाती है। एक साइकिल आपको बता दिया। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। हर एक एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ट्यूबेक्टोमी, ये इस ट्यूबेक्टोमी क्या है, स्टरलाइज प्रोसेस है, स्टरलाइजेशन जो किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो ट्यूबेक्टोमी आप पढ़ेंगे और बेसेक्टोमी पढ़ेंगे। अगर बेसेक्टोमी अगर पढ़ेंगे, BESEC बेसेक्टोमी, TOMY, तो बेसेक्टोमी जो पढ़ते हैं ये मेल में पढ़ते हैं। और ट्यूबेक्टोमी, अगर ट्यूब की बात करेगा ना तो फीमेल में ही तो ट्यूब होता है। ट्यूब कहाँ पे होता है, फीमेल में होता है। ट्यूब कौन सी की ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहा हूँ। तो आप जब यूट्रस का पार्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे फैलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे। तो ट्यूबेक्टोमी किस में आता है, फीमेल्स में आता है। फीमेल्स में तो ट्यूबेक्टोमी में क्या करते हैं, फैलोपियन ट्यूब को ही कट करते हैं, कट करके उसको फिर ज्वाइन कर देते हैं। तो ये एक स्टरलाइजेशन प्रोसेस होता है, जिसको क्या फैमिली प्लानिंग के लिए ये किया जाता है, जिसको बच्चा नहीं चाहिए। तो ये जैसे ये देखिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर फैलोपियन ट्यूब आप लगाएंगे। थर्ड ऑप्शन, ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें ट्यूबेक्टोमी में सर्जरी के थ्रू क्या रिमूव करते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब। थर्ड ऑप्शन आप
करेक्ट लगाएंगे। इसका देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि आपके लिए अच्छी हैं नॉलेज के लिए। ट्यूबेक्टोमी इज द सर्जिकल कटिंग ऑफ द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल बाय ए स्मॉल सीजन। एक छोटा सा कट लगाते हैं इन द एब्डोमिनल थ्रू द वजाइनल फॉर स्टरलाइजेशन। ट्यूबेक्टोमी बाई तो अब तो एकदम ये समझिए लेजर के थ्रू होता है। फीमेल्स को अगर करवाना होता पता नहीं चलता, मैं तो खुद देखा हूँ, एकदम पता नहीं चलता है, ट्यूबेक्टोमी हो जाती है वो। तो ये चीज़ है। एडवांटेज ऑफ ट्यूबेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी के क्या फ़ायदे हैं, क्या एडवांटेज हैं। परमानेंट मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन, कंट्रासेप्शन के परमानेंट मेथड होता है जो प्रोटेक्ट अगेंस्ट रिस्क, प्रेगनेंसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखिए, डू नॉट इंटरफियर विथ सेक्स, सेक्स को ये कोई इंटरफियर नहीं करता, ऐसे नहीं है कि सेक्स को इंटरफियर चेंज कर देगा, कोई चीज़ नहीं, एकदम ट्यूबेक्टोमी सिंपल है। नो इफेक्ट ऑन ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई भी प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि काफ़ी मैंने जब देखा था तो ऐसी महिलाओं को देखा था जब उसका बच्चा हुआ था उसी समय वो ट्यूबेक्टोमी भी करा ली थी। तो ये चीज़ था। नो नोन लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं है लंबे समय तक। आर हेल्थ रिस्क, और कोई हेल्थ पे कोई रिस्क भी नहीं है। कैन बी परफॉर्म इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, ये देखिए कैन बी परफॉर्म कर सकते हैं इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी होती है उस तुरंत कर सकते हैं। ये थोड़ा सिंपल होता है, उसी समय यूट्रस बाहर भी निकालते हैं सब लोग, उसमें देखते हैं, सब साफ सूफ करते हैं, तो वहीं से आप आसानी से ट्यूबेक्टोमी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये देखिए, रिप्रोडक्टिव एज इन वुमेन स्टार्ट व्हेन देयर, अभी देख लीजिए रिप्रोडक्टिव एज जो होती है वुमेन में स्टार्ट हो जाती है। क्या स्टार्ट हो जाती है? मेंस्ट्रुअल स्टार्ट, ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, या फिर बॉडी वेट इंक्रीज, या हाइट इंक्रीज। तो रिप्रोडक्टिव एज जब स्टार्ट होती है ना वुमेन्स में, तब व्हेन देयर, तब उस समय जो होता है मेंस्ट्रुअल स्टार्ट भी हो जाता है। तो आप फर्स्ट ऑप्शन लगाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो ये भी आप देख लीजिए। इसमें काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि जीएनएम क्या है और एएनएम क्या है। ये दोनों जीएनएम नर्सिंग, ये दोनों जीएनएम हो गया या फिर एएनएम हो गया, और बीएससी नर्सिंग भी है। तो ये तीनों क्या है ना, ये आपके नर्सिंग के कोर्स हैं तीनों। अब एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए, पूछता है कि जीएनएम जो होता है, जीएनएम और इधर एएनएम दिया गया है, तो जीएनएम का पूछ लेता है कि जीएनएम का पूरा नाम क्या होता है, और एएनएम जो कोर्स होता है, ये दोनों कोर्स हैं, दोनों डिप्लोमा कोर्स हैं। देखिए, जीएनएम कोर्स पूछता है क्वेश्चन में कि जीएनएम कोर्स कितने साल का होता है, तो 3.5, 3 साल आपकी थ्योरी क्लासेस चलती हैं, और 5 मंथ जो होता है आपका क्लिनिकल ड्यूटी चलती है, इंटर्नशिप चलती है। और एएनएम ये भी डिप्लोमा कोर्स है, ये 2 साल का होता है। तो ये देखिए यहाँ पे नीचे लिखा गया है कोर्स लेवल, ये भी डिप्लोमा है, ये भी डिप्लोमा है। और एलिजिबिलिटी क्या होती है? 12th पास के बाद ये भी कर सकते हो, 12th पास के बाद ये भी किया जाता है, 12th पास होना ही चाहिए। तो ये आप देख लीजिए। और बीएससी नर्सिंग ये देख लीजिए, बीएससी नर्सिंग एम प्रिपेयरिंग ग्रेजुएट ये कोर्स होता है, ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ये चीज़ें इसमें सब लिखी गई हैं। और ये देखिए एएनएम, एएनएम का पूरा फुल फॉर्म देख लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि एएनएम ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, ये पूरा नाम होता है एएनएम का, नोन एज एएनएम। तो ए से ऑक्सिलरी, और एन से नर्स, और एम से मिडवाइफ, ये एएनएम का पूरा नेम हो जाता है। और जीएनएम का पूरा नेम क्या होता है, ये देख लीजिए। जी से क्या हो जाएगा? जनरल हो जाएगा, एम से नर्सिंग हो जाएगा, और एम से क्या हो जाएगा? मिडवाइफरी। तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी क्या बोलते हैं? जीएनएम को बोलते हैं। ये चीज़ हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन ये देखिए, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, कमेंट करके आपको बताना है, और सभी स्टूडेंट इसको कमेंट जरूर करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट कमेंट नहीं करते हैं, पता नहीं क्या चीज़ सोचते हैं। सोचना कुछ नहीं है, कमेंट करना। भाई थोड़ा फीडबैक दीजिए, प्रोवाइड कराइए, कमेंट बॉक्स में अपना राय दीजिए कि क्वेश्चन को सही करिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ये क्वेश्चन करिए। व्हिच डिजीज इज काज ड्यू टू द आयोडीन डिफिशियंसी, अगर आयोडीन की मात्रा कम हो जाती है ना तो कौन सी बीमारी हो जाएगी? डिजीज कौन सी डिजीज होती है? आयोडीन की मात्रा, आप जो डाइट लेते हैं उसमें आयोडीन कहाँ से मिलती है? आयोडाइड नमक आते हैं, टाटा साल्ट। अब तो जो भी जितने भी नमक मिलते हैं ना मार्केट में, वो उसमें सब में आयोडीन युक्त होता है। तो अगर आयोडीन की मात्रा कमी हो जाती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है क्या? ग्वाइटर हो जाता है क्या? स्कर्वी या रिकेट्स? तो इसमें चारों में से एक ऑप्शन सही है। आयोडीन के डिफिशियंसी से क्या होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। ABCD आप ज़रूर करें, कुछ भी करें लेकिन कमेंट आंसर ज़रूर बताएं। तो चलिए, हम लोग काफ़ी क्वेश्चन किए, और एक बार आप रिवाइज करिए। ये वीडियो नंबर 5 है,
तो आप लोग रिवाइज करते रहें वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि काफ़ी स्टूडेंट अभी न्यू ज्वाइन किए हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की कौन सी वीडियो मेरे चैनल के माध्यम से करनी है, नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और वीडियो को आप प्लीज़ लाइक तो ज़रूर किया करें, हर एक वीडियो को लाइक करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बावजूद मैं सब आपके लिए करा ही रहा हूँ। तो बेनिफिट तो आप ही का है, सब फ्री भी करा रहा हूँ, इस बार कोई पैसे चार्ज नहीं किया हूँ, एकदम फ्री सभी चीज़ें। और इतने जो सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ ना, कोई भी यूट्यूब पे आप देख के उठा के देख लीजिए, कोई भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका जीके और इंग्लिश कोई भी फ्री में प्रोवाइड नहीं कर रहा होगा। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, कोई भी अगर दे भी रहा होगा तो रेंडमली ऐसे ही फालतू। मैं आपका 100% सिलेबस के साथ दे रहा हूँ, तो फ्री में मिल रहा है, तो आप अच्छे से सब कुछ मतलब क्या चीज़ ज़्यादा कुछ मतलब एक्वायर नहीं है कि ये चीज़ चाहिए, आपका सिलेक्शन चाहिए, बस सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करें और इन्जॉय भी करें। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बेस्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।